आज है 17 अगस्त इतवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। हरकारा के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुई एक बड़ी मुलाकात से लेकर भारत की राजनीति में इतिहास और पहचान को लेकर छिड़ी बहसों पर नजर डालेंगे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में हुई बातचीत और यूक्रेन युद्ध के भविष्य पर दुनिया की नज़रें टिकी हैं, तो वहीं भारत में स्वतंत्रता दिवस के एक पोस्टर और एनसीईआरटी की एक किताब ने विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को लेकर तीखा विवाद खड़ा कर दिया है। हम प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण के विश्लेषण को भी सुनेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे एक थके हुए प्रधानमंत्री का भाषण कहा जा रहा है। साथ ही हम क्रिस्टोफ जेफरलो की किताब के जरिए मोदी और अदानी के रिश्तों की जड़ों को समझेंगे और इतिहासकार ऑड्रे ट्रिश्के से जानेंगे कि हिंदुत्व की विचारधारा अतीत से नफरत क्यों करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रेड कार्पेट और सैन्य फ्लाईपास्ट के साथ एक भव्य स्वागत किया, लेकिन लगभग 3 घंटे की बैठक के बाद भी यह शिखर सम्मेलन यूक्रेन में युद्धविराम या किसी ठोस शांति समझौते के बिना समाप्त हो गया। ये बैठक पुतिन के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा रही है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वर्षों के पश्चिमी अलगाव को तोड़ते हुए उन्होंने बिना कोई बड़ी रियायत दिए वैश्विक मंच पर एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी वापसी की। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान 24 घंटे में युद्ध समाप्त करने का दावा करने वाले ट्रंप कोई भी ठोस परिणाम हासिल करने में विफल रहे, जिससे एक सफल वार्ताकार के रूप में उनकी छवि को धक्का लगा है। यूक्रेन ने इस बात पर राहत की सांस ली है कि ट्रंप ने कीव के हितों के खिलाफ कोई एकतरफा सौदा नहीं किया, लेकिन बैठक में कोई प्रगति न होना और पुतिन का बढ़ता कद भविष्य को लेकर चिंता भी पैदा करता है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने प्रगति और समझ जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। उन्होंने एक योजनाबद्ध दोपहर का भोजन रद्द कर दिया और जल्दी चले गए। पुतिन एंकोरेज से संतुष्ट लौटे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, उन्होंने 3 साल सबको ये बताते हुए बिताए कि रूस अलग थलग था, और आज उन्होंने अमेरिका में रूसी राष्ट्रपति के लिए बिछाया गया सुंदर लाल कालीन देखा। ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज़ को बताया कि रूस पर लगने वाले नए तेल प्रतिबंध अब कुछ हफ्तों के लिए टाल दिए गए हैं। हालांकि संयुक्त उपस्थिति के दौरान ट्रंप कुछ निराश दिखे। जब पुतिन ने एक समझौते पर पहुंचने का दावा किया, तो ट्रंप ने उसे खारिज कर दिया और कहा, हम वहां नहीं पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने यूक्रेन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इसे पूरा करना राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर है। पुतिन ने भी कीव और उसके यूरोपीय समर्थकों से आग्रह किया कि वे अंकुरित प्रगति को नष्ट न करें। शिखर सम्मेलन के समापन पर पुतिन ने अंग्रेजी में सुझाव दिया, अगली बार मॉस्को में। पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। ये बैठक मुश्किल हो सकती है क्योंकि ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया है। अब वो युद्धविराम का समर्थन नहीं करते, बल्कि एक तेज शांति समझौते को प्राथमिकता दे रहे हैं। अलास्का से लौटते समय एयरफोर्स वन से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और कई नाटो नेताओं के साथ 1.5 घंटे की एक फ़ोन कॉल की, जो आसान नहीं थी। ट्रंप ने बताया कि पुतिन युद्धविराम नहीं चाहते और मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति का दावा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस दावे को खारिज कर दिया। ऐसा लगता है कि पुतिन ने कुछ क्षेत्र के बदले में युद्ध समाप्त करने और आगे हमला न करने की पेशकश की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो सोमवार को ट्रंप के साथ बैठक में हत्या और युद्ध को समाप्त करने के सभी विवरणों पर चर्चा करेंगे। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन निर्धारित करेंगे। अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता का भारत के लिए भी गहरा भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व है, खासकर अमेरिकी टैरिफ को लेकर जो भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने के कारण लगाए गए हैं। इस शिखर वार्ता से पहले अमेरिका ने भारतीय आयातों पर टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया था। उम्मीद थी कि अगर कोई समझौता होता है तो भारत को राहत मिल सकती है। हालांकि वार्ता के अनिर्णायक रहने से भारत के लिए व्यापारिक अनिश्चितता बनी हुई है। अगली खबर भारत से। भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने उचित समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और अगर कोई त्रुटि थी तो उसे चुनाव अधिकारियों के सामने नहीं उठाया। ये बयान कांग्रेस के उन आरोपों के जवाब में आया है, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में बड़ी विसंगतियों का आरोप लगाया गया था।
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की तैयारी के हर चरण में राजनीतिक दल शामिल होते हैं और उन्हें त्रुटियों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। आयोग के अनुसार मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं के पास दावों और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय होता है। आयोग ने कहा कि इन मुद्दों को सही समय पर उठाया जाना चाहिए था। इस बयान से साफ है कि चुनाव आयोग अपनी पुरानी अकड़ से थोड़ा नर्म पड़ा है, लेकिन अभी भी अपनी खामियों का ठीकरा राजनीतिक दलों पर फोड़ रहा है। इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए चुनाव आयोग रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन भी करेगा। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों के जरिए लोगों के वोट के अधिकार पर हो रहे हमले को उजागर करने के लिए है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि राहुल गांधी 15 दिनों से अधिक समय तक राज्य के 25 जिलों का दौरा करेंगे और 1 सितंबर को पटना में एक रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। सासाराम से शुरू हो रही इस यात्रा में तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए लापता वोट शीर्षक से एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके अब नहीं, जनता जाग गई है। वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस थाने में अपना वोट चोरी हो जाने की शिकायत करता है, जिससे वहां मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। यह वीडियो किरण राव की फिल्म लापता लेडीज की तर्ज पर बनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक पोस्टर ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्टर में हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर को महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर दिखाया गया है, जबकि जवाहरलाल नेहरू को शामिल नहीं किया गया है। विपक्ष ने सरकार पर उस व्यक्ति का महिमामंडन करने का आरोप लगाया है, जो महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी थे। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इसे ऑरवेलियन छवि बताया, जिसमें ब्रिटिश दया याचिका देने वाले सावरकर को गांधी जी के ऊपर दिखाया गया है। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने लिखा, पेट्रोलियम मंत्रालय को सच्चे देशभक्तों और शहीदों के ऊपर गद्दार और हत्यारे सावरकर को रखने के लिए शर्म आनी चाहिए। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने लिखा, भगत सिंह ने अंग्रेजों से मांग की थी कि उन्हें फांसी न दी जाए, बल्कि गोली मारी जाए। सावरकर ने क्षमा याचना की थी। फिर भी नए भारत में भगत सिंह को सावरकर से नीचे स्थान दिया जाता है। विभाजन भयावह स्मृति दिवस पर एनसीईआरटी द्वारा जारी एक विशेष मॉड्यूल ने भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि विभाजन के लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि अगर मॉड्यूल में 1938 का जिक्र नहीं है, जब हिंदू महासभा ने घोषणा की थी कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते, तो किताब जला दो। मॉड्यूल में कहा गया है कि विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार थे, जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की, कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया, और माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि यह वास्तविकता है कि विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी के कारण हुआ और अगर इस इतिहास में कोई खलनायक है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अब 2 टिप्पणियां प्रधानमंत्री के लाल किले से भाषण पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण को लेकर द वायर में संजय कुमार झा ने लिखा है कि आकर्षक भाषण भी खोखला लगता है अगर वो सच्चाई से परे हो। झा के अनुसार, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका उद्देश्य उन कानूनों को हटाना है जिनका उपयोग अनावश्यक रूप से नागरिकों को जेल में डालने के लिए किया जाता है, तो मन में राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति का विचार आता है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, जिसके जरिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, आलोचकों और पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके शासन की एक बड़ी आलोचना रही है। जब प्रधानमंत्री एकता पर उपदेश देते हैं, तो उनके अपने तीखे बयान याद आते हैं जो सांप्रदायिक विभाजन को उकसाते हैं। हरकारा डीप डाइव में निधीश त्यागी और राजेश चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी के 103 मिनट के भाषण का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार, ये भाषण एक राष्ट्र के नाम संदेश कम और एक चुनावी भाषण ज्यादा लगा। प्रधानमंत्री ने दिवाली पर जीएसटी में भारी राहत का ऐलान किया, जिसे कुछ हफ्तों बाद होने वाले बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बेरोजगारों के लिए 1 लाख करोड़ के बजट की घोषणा भी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के पुराने वादे की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की तरह देखी गई। भाषण का सबसे विवादास्पद पहलू था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की खुलकर प्रशंसा। ये पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से उस संगठन को वैधता दी, जिस पर गांधी जी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया था।
भाषण में चीन के साथ सीमा विवाद और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साधी गई। कुल मिलाकर ये भाषण विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी है कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय सीमा तय नहीं कर सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में दखल देती है तो इसका नतीजा संवैधानिक अव्यवस्था होगा। केंद्र का तर्क है कि संविधान के निर्माताओं ने जानबूझकर कुछ मामलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा है। जब संविधान को किसी काम के लिए समय सीमा देनी होती है तो वह इसका साफ तौर पर जिक्र करता है, जैसा कि विधेयकों पर सहमति के मामले में नहीं किया गया है। केंद्र का कहना है कि राज्यपाल केवल केंद्र के दूत नहीं होते, बल्कि वे राज्यों में पूरे राष्ट्र के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी यह शक्ति विवेकाधीन है, जिसे अदालत द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत फिलहाल रुक गई है। बातचीत में सबसे बड़ी बाधा कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को लेकर है। ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार साफ किया है कि वो भारत के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये गतिरोध अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीति और भारत की अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्र को बचाने की नीति के बीच टकराव को दिखाता है। फिलहाल यह अनिश्चित है कि बातचीत कब दोबारा शुरू होगी। द वायर में क्रिस्टोफ जेफरलॉट का एक लंबा लेख छपा है, जो उनकी ताज़ा किताब गुजरात अंडर मोदी द ब्लूप्रिंट ऑफ टुडेज इंडिया से लिया गया है। इसमें वे मोदी ट्रंप के रिश्तों के बीच अदानी फैक्टर को रेखांकित कर रहे हैं। जेफरलॉट सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी को अमेरिकी जांचकर्ताओं के सामने अदानी को बचाने की जरूरत क्यों महसूस होती है। इसका जवाब गुजरात में उनके रिश्तों की शुरुआत में छिपा है। गौतम अदानी मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले एक बड़े व्यवसायी नहीं थे। उनका उदय 1990 के दशक में बंदरगाह और कमोडिटी ट्रेडिंग के कारोबार से शुरू हुआ, लेकिन असली मोड़ 2002 के गुजरात दंगों के बाद आया। जब भारतीय उद्योग परिसंघ की जैसे बड़े व्यापारिक घराने मोदी की आलोचना कर रहे थे, तब गौतम अदानी और गुजरात के कुछ अन्य व्यापारियों ने मोदी का समर्थन किया। उन्होंने गुजरात के पुनरुत्थान समूह का गठन किया। इसके बाद जब 2003 में पहला वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन हुआ, तो अदानी ने 150 अरब रुपये के निवेश का वादा किया। यहीं से अदानी मोदी संबंधों की शुरुआत हुई। मोदी अदानी के समर्थन का बदला चुकाने लगे। अदानी को मुंद्रा में पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन 1 रुपये से 32 रुपये प्रति वर्ग मीटर जैसी बेहद कम दरों पर दी गई, जबकि बाजार दर 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक थी। उन पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। CAG ने भी अपनी रिपोर्ट में गुजरात सरकार पर अदानी समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसमें महंगी दरों पर बिजली खरीदना भी शामिल था। मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए अदानी समूह का कारोबार 20 गुना से अधिक बढ़ गया। 2013-14 में जब मोदी प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार बने, तो अदानी की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 250% बढ़ गया। ये रिश्ता तब और साफ हो गया जब 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने अदानी के चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए वो अदानी के निजी विमान से ही दिल्ली आए। जेफरलॉट लिखते हैं कि यह एक क्लासिक रिश्ता है। राजनेता करोड़पति को सुरक्षा देता है, जो उसके चुनावी खर्चों का भुगतान करता है। अब देखना यह है कि क्या नरेंद्र मोदी गौतम अदानी को अमेरिकी जांच से भी उतनी ही आसानी से बचा सकते हैं, जितनी आसानी से भारतीय जांच से बचाया। इतिहासकार ऑड्रे ट्रिश्के ने हाल ही में एक साक्षात्कार में भारतीय इतिहास, मुगल काल की गलतफहमियों और आज के भारत में इतिहास के राजनीतिकरण पर अपने विचार साझा किए हैं। उनका मानना है कि हिंदुत्व की विचारधारा अपनी शर्मिंदगी के कारण अतीत से नफरत करती है और इतिहास का उपयोग वर्तमान के लिए एक हथियार के रूप में करती है। ट्रिश्के इस विचार को खारिज करती हैं कि मुगल शासक, विशेष रूप से औरंगजेब, क्रूर और हिंदू विरोधी थे। उनका कहना है कि उस समय के सभी राजा, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, अपने समय के मानकों के अनुसार क्रूर थे। अकबर और औरंगजेब के बीच अच्छा मुस्लिम, बुरा मुस्लिम का जो विभाजन आज किया जाता है, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की देन है। वो एक महत्वपूर्ण तर्क देती है कि मंदिरों को निशाना बनाने की राजनीतिक प्रथा मुस्लिम शासन से बहुत पहले हिंदू राजाओं द्वारा विकसित की गई थी। चोल जैसे राजवंश एक दूसरे के मंदिरों को अपवित्र करते थे क्योंकि मंदिर राजनीतिक अधिकार का प्रतीक थे।
वो इस धारणा का भी खंडन करती हैं कि मुस्लिम शासन के आने के बाद संस्कृत समाप्त हो गई। इसके विपरीत कई मुस्लिम शासकों के दरबार में संस्कृत के विद्वान थे। ट्रिशके भारत में अकादमिक स्वतंत्रता की गिरती स्थिति पर चिंता व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि हिंदुत्व का उदय भारत में भारतीय इतिहास के अध्ययन को कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने वाले हफीज जालंधरी की कृष्ण पर एक नज्म है, जिसे कर्नाटिक गायक टीएम कृष्णा ने गाया है। कृष्ण कन्हैया नाम की यह नज्म विभाजन पूर्व भारत में लिखी गई थी। यह उस साझा संस्कृति का प्रमाण है जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को विरासत में मिली है। टीएम कृष्णा द्वारा प्रस्तुत और शुभा मुदगल द्वारा रचित ये गायन हमें याद दिलाता है कि प्रेम की भाषा बांटने वालों की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। गाने का लिंक देखें हमारे टेक्स्ट न्यूज लेटर पर। पाठकों से अपील। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। हरकारा, शोर कम, रोशनी ज्यादा। एक धनवान ने आज अपना धर्म छोड़ दिया, आज एक भूखे ने फुटपाथ पे दम तोड़ दिया। आज तनख्वाह बढ़ी है तो है मजदूर मगन, कल से हो जाएगा बाजार में महंगा राशन। बाबूजी जाएंगे दफ्तर को पकौड़े खाकर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।